चलिए देखो चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 2, 10 और 20 तीन संख्या दे रखी है 2, 10, 20। इसके एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम तथा एचसीएफ इसका अनुपात पूछा है। क्या पूछा है? अब ऐसे प्रश्न अपनी किताब में नहीं है, पर ऐसे आ भी सकता है, और नहीं भी आए तो अपने कंपटीशन की तैयारी के हिसाब से भी पढ़ लो पहले। तो हम क्या निकालेंगे, पहले एलसीएम फिर एचसीएफ फिर दोनों का अनुपात। और अनुपात हमेशा ध्यान रखना क्रमशः करते हैं, मतलब पहले एलसीएम दे रखा तो एलसीएम को ऊपर, दोबारा एचसीएफ है तो एचसीएफ को नीचे। अगर इसका एक्सचेंज है एचसीएफ पहले एलसीएम बाद में, तो ऊपर नीचे उस हिसाब से करना है। ठीक है, तो एल पहले करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है कि 2 के टुकड़े करो, 2 के टुकड़े क्या बनेंगे, 2 इंटू 1 यही बनेगा। 10 के टुकड़े क्या बनेंगे, 10 को कैसे कर सकते हैं 2 इंटू 5 ये 10, और 20 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 ये बन गया 20। अब इन तीनों में कौन आ रहा है, देखो 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, और कोई चीज आ रही है? कुछ भी नहीं आ रहा। मतलब एचसीएफ क्या गया, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, अतः इन तीनों का एचसीएफ क्या हो गया 2। क्या हो गया? अब क्या करना है एलसीएम। अब मैंने कल क्या बताया था कि हमेशा पहले एचसीएफ करोगे ना तो ये वाला एलसीएम सरल हो जाएगा। कैसे सरल होगा, जो एचसीएफ था वो लिख दो एक, तो अब जो भी बचे वो सब यहाँ पे लिख दो। कौन कौन बचे, 2, 5 और 5, तो 2, 5 और 5 की जगह केवल 1, 5 लिखो, क्योंकि 1, 5 तो यहाँ भी है, यहाँ पे कम पड़ रहा है, वो यहाँ लिख दिया बस। तो 2 दूनी 4, 4 पंजा 20। अब देख लो इस 2 का भाग 20 में जा रहा है, यस। 10 का भाग जा रहा है, यस। 20 का भाग जा रहा है, यस। तो ये एलसीएम आ गया। हमें पूछा एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, यानी कि ये 20/2 कितना आ गया अनुपात 10, ये आंसर। अब ऑप्शन में ए होगा 1/10, बी होगा 10, सी कुछ और हो जाएगा, डी कुछ और मान लो, ये ऐसे ऑप्शन है, तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो 12वां, सबसे छोटी भाज्य संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इन दोनों का क्या पूछा है एचसीएफ। क्या पूछा है? ऑप्शन नंबर ए देखो 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बोलो चारों में से क्या आएगा, इसका और इसका एचसीएफ, इन दोनों में क्या कॉमन है, कौन बताएगा? जयेश खड़ा हो, बता। ए, बी, सी या डी, सोच के बताओ, सारे सोचो। बी, तनिषा का आंसर है बी 1, ठीक है। जयेश बता, तू बता। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। चलो गोविंद का आंसर है सी, ये आंसर गोविंद का, ये आंसर तनिषा का। और बताओ कोई? बी, इसका भी आंसर बी आ गया, जयेश का भी। और कोई? ठीक है, इधर ध्यान दो। हमें क्या पूछा, सबसे छोटी भाज्य, तो पहले पहचानो कि सबसे छोटी भाज्य है कौन। हम लिखते जैसे संख्या 1, 2, 3, 4 या अनंत तक, ठीक है। तो ये एक तो क्या होती, ना तो भाज्य और ना अभाज्य, 2 अभाज्य, 3 अभाज्य, 5 अभाज्य। तो सबसे छोटी भाज्य कौन हुई, 4। सबसे छोटी भाज्य कौन हुई, और सबसे छोटी अभाज्य कौन हुई, तो 4 और 2 का एचसीएफ क्या आ गया, 2। तो आंसर क्या सही हुआ, सी। एक बात हमेशा याद रखना, जब अगर ऐसे प्रश्न आए कि भाज्य और अभाज्य का एचसीएफ क्या आता है, तो आंसर 1 क्या आता है, लेकिन सबसे छोटी पूछे तब 1 नहीं आएगा आंसर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एकमात्र सम संख्या होती है जो अभाज्य होती है, वो कौन है, 2। ये केवल एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो क्या है, अभाज्य है। क्या है, इस वजह से क्या हो रहा है, एचसीएफ क्या आ रहा है इनका, कम से कम वाला 2 क्या आ रहा है, देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो क्या आंसर सही है, तो जयेश और तनिषा दोनों का आंसर रॉन्ग और गोविंद का आंसर सही, सी आंसर। आई बात समझ में? अगर यहाँ पे मान लो छोटी नहीं आता, ऐसे कुछ और आ जाता कि अभाज्य ले ली, भाज्य ले ली, तो क्या आ जाएगा 1, लेकिन अगर छोटी है तो क्या बोलेंगे, तो यूनिक प्रश्न है, स्टार कर दो इसको। क्वेश्चन नंबर देखो 13वां क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करो कि √5 अपरिमेय संख्या, बड़ा वाला सवाल है। हमें क्या सिद्ध करना है, √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय। अब इसमें फिक्स स्टेप होते हैं, ये फिक्स है, बस ऐसा ही करना है।
आप कहीं भी चले जाओगे ना तो ऐसे ही करते हैं इसको। देखो हमें क्या पूछा है, √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय, ये सिद्ध करनी है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, इसका विपरीत लिखो। ये बोल रहा है अपरिमेय सिद्ध करो, तो हम बोलेंगे नहीं ये परिमेय है। क्या है ये, परिमेय। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, तो लिख दिया परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, P/Q बराबर √5। वी नो दैट, हम जानते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम जानते हैं परिमेय को क्या लिख सकते हैं, P/Q बराबर क्या होती है, परिमेय। ठीक है, अब देखो √5 के नीचे कुछ नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, एक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो बस, P का गुना 1 में P और √5 का गुना Q में √5Q। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, देखो यहाँ पे रूट का 5 है। किसका 5 है, रूट का। तो हमें ये रूट नहीं रखना है, कहीं भी आपको रूट दिखे रूट को बस हटाना है। कैसे हटा सकते हैं बोलो, स्क्वायर करने पर या वर्ग करने पर। तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, P का स्क्वायर और √5 का वर्ग क्या बनेगा, इसकी घात आधी और ऊपर वर्ग 2, तो कट जाएगी 5 बचेगा। और यहाँ पे Q की घात 2, ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, बस सिंपल स्टेप, P² के नीचे 5 को लेके आना है। शुरुआत में सबसे पहले ये ध्यान रखो कि ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं, पहली बारी में P² के नीचे किसी को लेके आओ, दूसरी बारी में Q² के नीचे किसी को लेके आओ। तो हम क्या बोलेंगे कि P² में किसी का भाग जा रहा है, Q² में भी किसी का भाग जा रहा है, और तब P और Q दोनों क्या नहीं है, सहअभाज्य नहीं है। तो सहअभाज्य नहीं है तो वो क्या है, परिमेय भी नहीं है। और परिमेय की परिभाषा क्या होती है, ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं, और यहाँ पे P और Q सहअभाज्य भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए, और पूर्णांक भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्णांक तो चलो है, ये पूर्णांक तो दिख रहे हैं, देखो पूर्णांक तो, लेकिन क्या होना चाहिए, सहअभाज्य। कैसे होने चाहिए, सहअभाज्य। तो हम लास्ट में क्या बोलेंगे, ये सहअभाज्य नहीं है, ऐसा हमको काम करना है। तो देखो इधर P² Q² के गुणा में 5 है, इधर आया तो भाग बराबर क्या गया Q²। इसको क्या कर दो, समीकरण नंबर। अब एक बात ध्यान दो, आप, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि P² 5 से विभाजित है। मैं इसको देख के क्या बोल रहा हूँ कि P² किससे विभाजित है, आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि P² 5 से विभाजित है। ऐसा भी तो हो सकता है कि P का मान मान लो 3 है, P का मान, तो 3 का वर्ग क्या होता है, 9, तो 9 बटे क्या आ जाएगा, 5। इसका मतलब ये तो भाग ही नहीं जा रहा है, 5 का भाग 9 में जाता है क्या, इसका मतलब तो मैं झूठा हुआ ना। मैंने क्या बोला, P² 5 से विभाजित है, ये कहाँ पे विभाजित है बता दो। P का मान मैं अगर 3 रखता हूँ, P² बटे 5, 9/5, ये क्या विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। यहाँ पे एक कहाँ लिख सकते हैं, पूर्णतः लिख दो, ये लाइन बढ़िया है, पूर्णतः। ये पूर्णतः विभाजित नहीं है, विभाजित तो है लेकिन पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखो, Q हमारा क्या था, पूर्णांक था। Q क्या था, और कभी भी ध्यान रखना, पूर्णांक संख्याओं का वर्ग करते हैं तो वो भी पूर्णांक आती है। मतलब -1 का वर्ग करेंगे तो 1, 10 का वर्ग करेंगे 100, 50 का वर्ग करेंगे तो कुछ न कुछ आएगा, -3 का वर्ग करेंगे तो भी 9। मतलब किसी भी पूर्णांक का वर्ग करते हो ना तो पूर्णांक ये आती है। और हमारा यहाँ पे Q क्या था, पूर्णांक था, क्या था, और यहाँ पे Q², इसका मतलब ये क्या है, पूर्णांक है। और ये पूर्णांक संख्या तभी आ सकती है जब इस 5 का भाग पूरी तरह जाए। ध्यान दो, अगर पूरी तरह भाग नहीं जाता इस तरह आएगा, 5 का भाग 9 में देंगे तो 5 × 5 बचे 4, 40.8, ऐसे कर सकते हैं ना हम। तो ये क्या पूर्णांक है, 1.8 पूर्णांक है। कहाँ 1.8 पूर्णांक क्या होती है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यहाँ अनंत तक देखो, ये पूर्णांक दिख रहे हैं ना आपको, ये तो ये तो पॉइंट में आ गया 1.8, ये पूर्णांक नहीं है। इधर अपना Q² क्या आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है, इसका मतलब 5 का भाग P² में डेफिनेटली पूरी तरह से जा रहा है। ठीक है, और ये लाइन हमने कहां से बोली, Q² क्या है, एक पूर्णांक है। क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं, Q² क्या है, पूर्णांक। आई बात समझ। दूसरी चीज हम लिखेंगे, क्योंकि P² 5 से विभाजित है, P² 5 से, अतः हम क्या बोलेंगे, P भी 5 से विभाजित है। एक बात ध्यान रखना, कोई संख्या है किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित है तो उसका वर्ग अगर विभाजित है तो वो संख्या भी विभाजित होगी। जैसे कि मैं ले लेता हूं यहाँ पे 100/5, देखो 100 में 5 का भाग जा रहा है ना, कितनी बार जा रहा है,
20 बार पूर्णतः विभाजित है, तो इस 100 का रूट स्क्वायर रूट भी इस 5 से विभाजित होगा। स्क्वायर रूट कितना होता है इसका 10, 10 में 5 का भाग, तो देखो ये भी जा रहा है, वहां पे ये सेम हो रहा है। देखो पी स्क्वायर किससे विभाजित है 5 से, तो पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो गया 5, 5 किससे विभाजित है, सॉरी पी किससे विभाजित है 5 से, ये देख लो बात आई समझ में। पर सारे रटा मारते हैं कि ये होता है वो होता है, पर होता कैसे पता ही नहीं किसी को, सबको ये नहीं पता। उसने ये नहीं सोचा कि अगर सर p की जगह 3 हो जाए तो, पर यहाँ पे p की जगह 3 होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे q क्या है पूर्णांक है, और ये पूर्णांक तभी आएगा जब इसका भाग इसमें पूरी तरह जाए। ठीक है, कब जा रहा है 5 का भाग b स्क्वायर में, q स्क्वायर बार जा रहा है। ठीक, आगे देखो, तो हम क्या लिख रहे हैं अब हमारा p का काम खत्म, p का काम, p को देखो ले आए ना हम ये, तो p की जगह कुछ और रखो। अब हमें किसको लाना है, q के नीचे किसी और को लाना है, p का काम हो गया q के नीचे। तो हम क्या करेंगे अब p बराबर, एक तो जो रखना है जो दिया है वो क्या दिया है 5 को दे रखा था ना, 5 को सिद्ध करना है तो 5 ले लो एक, तो फिर अन्य कोई रख दो आप k y x, जो रखना है वो w u v, r रखना है तो r रख दो। p बराबर क्या माना है 5r माना है, ये हमने क्या चीज की है मानी है। अब ये वापस रख दो समीकरण 1 में 2 में, जहां आपको रखना है वहां रख दो। ठीक है, मैं किस में रख देता हूं समीकरण 1 में, अब लिख देते हैं समीकरण नंबर 1 से। एक क्या था देखो पी स्क्वायर बट्टे 5 बराबर क्यू स्क्वायर, पी की जगह क्या आ जाएगा 5r, उसका स्क्वायर बट्टे 5 बराबर क्यू स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, r का स्क्वायर आर स्क्वायर बट्टे 5 बराबर क्यू स्क्वायर, 5 से कितनी बार कटेगा 5 बार, इस 5 को यहाँ पे भाग ले आओ, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर बट्टे 5। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 5 का भाग क्यू स्क्वायर में पूर्णतः जा रहा है, कितनी बार जा रहा है आर स्क्वायर बार जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, और r को भी क्या बोलना है इस प्रकार लेना है कि r पूर्णांक है, यहाँ पे क्या हो r। अब क्या ले लिया हमने यहाँ पे q स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाजित है, 5 से पूर्णतः विभाजित है, तो अतः q भी क्या हो जाएगा 5 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, अब एक लाइन देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि p 5 से विभाजित है, और यहाँ पे क्या लिखा है q 5 से विभाजित है। इसका मतलब ये जो p और q है इन दोनों में 5 का भाग जा रहा है, तभी तो विभाजित है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि p और q सहभाज्य नहीं है, तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख रहे हैं क्योंकि p तथा q दोनों 5 से विभाजित है, दोनों किससे विभाजित है विभाजित है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं अतः p व q सहभाज्य नहीं है, सहभाज्य, और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या p बटे q होती है, p बटे, जिसमें p व q क्या होने चाहिए सहभाज्य, क्या होते हैं सहभाज्य होते हैं, जबकि यहां पर p व q सहभाज्य नहीं है, अतः हमारी कल्पना विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब क्या है, हमने जो माना था ना कि ये परिमेय, ये लाइन लिखी थी ना, ये हमने गलत लिखी, ये हमने, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, खत्म। क्लियर, सारे सवालों को ऐसे ही करना है बस। जैसे मान लो आ जाए √3, तो बस यहाँ पे √3, यहाँ पे √3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, सब सेम, बाकी सारा का सारा सेम, और ऐसे ही करना है। एक स्टेप का ये बात ध्यान देना है कि पहले ये काम करना है, इसको इधर भेजना है, इसका वर्ग करना है, फिर p के नीचे लाना है, दूसरी बार में q के नीचे लाना है। यहाँ पर कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि सर r के नीचे लाए या q के नीचे, कई बार क्या करते हैं कि यहाँ पे 25 का भाग देके और r के नीचे ले आते हैं और फिर गलत कर देते हैं सवाल को। तो यहाँ पे q के नीचे और p के नीचे लाना है, क्योंकि यहाँ पे p बटा q क्या होती है परिमेय होती है। ठीक है, तो ऐसे सवाल ये सारे के सारे क्लियर हो गए। अब इसमें और भी सवाल है कोई तो वो भी मैं बता दूंगा। ठीक, अब प्रश्न नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है सवाल देखो, HCF 306, HCF 300 कॉमा दे रखा है 657 बराबर कितना है 9, और LCM दे रखा है
दे नहीं रखा, ये निकालना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो ध्यान दो, इधर एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालना है, और दोनों के दे रखे फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या भी दे रखी है। तो अपने पास एक ऐसा फॉर्मूला है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होती है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस फॉर्मूले में मान रखो और आंसर देखो। पहली संख्या कितनी है, 306 लिख दिया, दूसरी संख्या कितनी है, 657 लिख दिया, बराबर एलसीएम पूछा है तो एलसीएम का एलसीएम, और एचसीएफ कितना है, 9 रख दिया। अब एलसीएम ज्ञात करना है तो ये 9 यहां से भाग में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 306 इंटू 657 बटे 9 बराबर आ जाएगा एलसीएम। 9 का भाग दे दो, 9 का भाग 30 में, 9 तिया 27, पीछे बचा 3 36, मतलब 9 चौक 36। अब 34 का मल्टीप्लाई करना है 657 में, यही अपना क्या है, एलसीएम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर कंप्लीट 14। अब क्वेश्चन नंबर 15, इसका मल्टीप्लाई सेम कर देना, डू इट सेल्फ, डू इट सेल्फ। अगले देखो, अब बाजी गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। जैसे इसका पहला पॉइंट है 12, 15 और 21, इन तीनों का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। सर क्या होती है, मैं पता ही नहीं, अभाज्य गुणनखंड विधि ऐसे होती है। देखो इधर एलसीएम को ध्यान रखो क्या होता है, तीनों को साथ साथ में अभाज्य गुणनखंड करना, और एचसीएफ में तीनों को अलग अलग करना। और अगर ये अबशब्द में सवाल आते तो हम क्या कर देते, डायरेक्ट कर देते, क्योंकि हमें तो सिर्फ टिक करना है या अबशब्द लिखना है। पर ये तो सवाल कैसा है, पूरा हल करने वाला, तो हमें हल करना पड़ेगा। देखो पहले क्या कर देते हैं, एलसीएम, यहाँ पे 12 लिखो, 15 लिखो, 21 लिखो। अब देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, 2, 2 का लगाओ भाग, 2 का भाग 12 में 6 बार, 2 का भाग 15 में 15 बटे 2 बार, 15 बटे 2 बार। यहाँ पे 15 बटे 2 मत लिख देना, यहाँ पे 15 का 15 लिखो। अगर भाग नहीं जा रहा है तो वो की वो संख्या सेम लिखनी नीचे, 21 में भाग नहीं जा रहा तो ये की ये सेम नीचे, ठीक है। अब वापिस 2 का भाग देखो जा रहा है, तीनों में से किसी भी अगर एक संख्या में भी भाग जाए तो देते रहना है। ऐसा नहीं कि जल्दी निपटाने के लिए पहले 3 का दे दो या 7 का दे दो, 5 का दे दो। 2 का भाग 6 में 3 बार, 15 में नहीं जा रहा 15 का 15, 21 में नहीं जा रहा 21 का। अब देखो तीनों संख्या में भी 2 का भाग नहीं जा रहा है तो किसका भाग देंगे, 3 का, क्योंकि 3 2 के बाद की क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 का भाग 3 में, 3 का भाग 15 में 5 बार, 3 का भाग 21 में 7 बार। अब ये तो काम हो गया पूरा 1 तक, तो इन दोनों को भी 1 1 बनाना है, इसमें जाएगा 5 का, इसमें 7 का, लेकिन हमें क्रम से लिखना है तो इसमें किसका भाग देना है, 5 का। ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 7 का 7, क्योंकि 5 का भाग 7 में ले जाता है। फिर 7 का भाग देंगे तो 1 1 और 1, ये सारी क्या निकल के आ गई, इसकी संख्या। इसको एक बार यहाँ पे लिख दे, बोले एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 5 और 7, ये क्या निकल के आ गया, एलसीएम। इन सारों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 सत्ते 420, कितना आ जाएगा 400। अब निकालना एचसीएफ, तो तीनों को अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करो। 2 का भाग 12 में 6, फिर 2 का भाग 3, फिर 3 का भाग 1, इधर देंगे 15 में, 3 का भाग 5, फिर 5 का भाग 1, फिर 21 में 3 का भाग 7 और 7 का भाग 1। अब जो कॉमन आ रहा है वो लिख देते हैं, यानी कि पहले 12 को ऐसे लिखेंगे, 12 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर 15 बराबर 3 इंटू 5, फिर 21 बराबर 3 इंटू, तीनों में कौन आ रहा है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे, लेकिन इन दोनों में नहीं, 5 यहाँ पे लेकिन दोनों में नहीं, 2 यहाँ पे लेकिन बाकी जगह नहीं। तो जो तीनों में है वही आंसर है। कौन है तीनों में, 3, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, ये सवाल नंबर कंप्लीट हुआ 15। लास्ट सवाल नंबर 16 देखो, इसके बाकी सारे पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट आप खुद करोगे, 17, 23, 29, ये आपका होगा क्या निकालना, एचसीएफ और एलसीएम किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, अभाज्य गुणनखंड जैसे दीदी आपको 140, इस 140 को अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना है, मतलब सेम काम करना है अभाज्य गुणनखंड में। ये दूसरा आगे ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त, इसको कैसे लिखेंगे, 140, 2 का भाग 2, 2 का भाग 14 में 7 बार, 0 का 0, फिर 2 का भाग 70 में आधा 35 हो गया। अब इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है तो 5 का भाग देंगे,
5 का भाग इसमें 7 बार, फिर 7 का भाग 1 बार। तो ये जो आए ना 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त है ये। इसको और ज्यादा करना है तो 2 की घात क्या लिख सकते हैं? 1 और 1 2, और 5 की घात 1 और 7 की घात 1, ये हो गया। और कई बार प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि 140 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आप व्यक्त कर रहे हो ना, उसमें 2 की घात बता दो, 2 की घात कितनी आएगी? तो 2 की घात कितनी आ रही? 2 बार। ये अबसद में अगर सवाल आए तो आप सीधे करो। कैसे करोगे? इसमें 2 का भाग देके देखो कितनी बार आ रहा है। 1 बार गया, फिर 2 का भाग 2 बार गया, 35 में देखो 2 का भाग नहीं जा रहा है। 1 और 1 2, कितनी बार गया? तो यह आ गया 2। अगर पूछेगा कि घातों का योगफल बताओ, क्या पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आप व्यक्त कर रहे हो ना, इसके घातों का योगफल बता दो। तो ये कितनी बार आया? देखो 1 2 3 4, कितना? 1 2 3 4, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। घातों का योग कितना आ गया? और ऐसे सवाल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आते ही है हर एग्जाम में। क्या पूछेगा? मान लो कोई और है, जैसे 120, इसका पूछेगा, या मान लो कि 60 है, इस 60 का क्या पूछेगा? अभाज्य गुणनखंड करो और घातों के रूप में बता दो या घातों का योगफल बता दो। तो 60 में 2 का भाग गया 30, फिर 2 का भाग गया 15, 15 में 3 का जाएगा 5, फिर 5 में 5 का 1, कितनी बार? 1 2 3 4, आंसर 4, बस खत्म। आपको ऐसे पूरा करना ही नहीं है। अगर अबसद में आता है तो सीधे सीधे ऐसे भाग लगा दो, बोले कोई भी संख्या रहे। जैसे मान लो संख्या आती है 240, कुछ नहीं करना, 2 का भाग दो 120, 2 का भाग दो 60, 2 का भाग दो 30, 2 का भाग दो 15, 3 का भाग दो 5, 5 का भाग दो 1, 1 2 3 4 5 6, आंसर। घातों का योग कितना आ गया? 6। अगर 2 की घात पूछे तो 1 2 3 4, 3 की घात पूछे तो 1, 5 की घात पूछे तो 1। ठीक है।